हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं 4 मई के। जो आज के इंपॉर्टेंट हमारे न्यूज़ है जो द हिंदू में आई हुई है उसको हम देखने वाले हैं। एक दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जो कि एसडीजी से रिलेटेड हैं, साथ के साथ में साउथ एशिया में और साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में इंडिया की क्या रिलेवेंस है और वर्ल्ड वाइड इंडिया की क्या रिलेवेंस है उसको दे करके एक एडिटोरियल आया हुआ है। तो हम देखेंगे उसको जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है और इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड वाइड उसके रिलेटेड ये एडिटोरियल है, तो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। साथ के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है छोटी बड़ी उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसका हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि कल संडे है, कल हम 1-1.5 घंटे की क्लास लेंगे और उसमें जितने भी PYQ हो सकते हैं यूपीएससी से रिलेटेड जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में कवर किया है, उन न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ कल की जो न्यूज़ होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कल का तो सेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए आज जो न्यूज़ है पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स से शुरू करते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में कुछ न्यूज़ है। पहली बात तो केजरीवाल जी के लिए कुछ अच्छी खबर आने वाली है ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि 7 मई को फिर से हियरिंग होनी है, तो हो सकता है कि केजरीवाल जी को बेल दे भी दी जाए, इंटरिम बेल, या फिर ना भी दी जाए। तो इससे रिलेटेड है और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अभी तक कोई मामला उनके खिलाफ सबूत वगैरह मिले नहीं है कुछ खास, तो हो सकता है कि उनको इंटरिम बेल मिल भी जाए। तो क्या है न्यूज़, एससी लाइकली टू कंसिडर गिविंग इंटरिम बेल टू केजरीवाल। तो ये बात है, पहली न्यूज़ है हमारी। उसके बाद दूसरी हाईलाइट क्या है, चाइना sends a probe to get a sample from the far side of moon। तो यहाँ पर चाइना जो है वो चंद्रमा की सतह पे जो है, जो सतह जो अभी तक बाकी कंट्रीज़ के कह सकते हैं कि घेरे में नहीं आई है, या बाकी कंट्रीज़ जहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं वहाँ पर अब चाइना जो है वो पहुँचने जा रहा है। वो अपना एक प्रोब भेजने के लिए जा रहा है और वो क्या करने वाले हैं, चंद्रमा की सतह पर जो सुदूर सतह है चंद्रमा की, जहाँ तक अभी कोई भी नहीं पहुँच पाया है, कोई कंट्री नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर जा कर के वहाँ के मिनरल्स, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में क्या करने वाले हैं, ये स्टडी और रिसर्च करने वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा किसके बारे में बात हो रही है, ये चाइना के रिस्पेक्ट में बात हो रही है और चाइना के मून मिशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है, उसको देख लेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हमारे लिए खड़ा हो गया है। अभी जो इंडिया में स्पाइसेस हैं, हम बहुत बड़े लेवल पे मसालों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अभी रिसेंट में सिंगापुर वगैरह हो गया। इन कंट्रीज़ ने क्या किया है, हांगकांग, सिंगापुर, इन सारी कंट्रीज़ ने इंडिया से जो मसाले एक्सपोर्ट होते हैं उनके बारे में बात बोली है कि उसमें कुछ ऐसे हानिकारक एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो अभी जो ये पूरा एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं मसालों का इफ़ेक्ट होने वाला है और ये पूरा जो मार्केट है इफ़ेक्ट होने वाला है। साथ के साथ इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा हानि भी होने वाली है। तो अभी इंडिया जो है वो पूरा इसके ऊपर रिसर्च करेगी, जो स्पाइसेस बोर्ड है वो इसके ऊपर पूरा स्टडी करेगी और देखेगी कि क्या ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही है या नहीं, और किस एलिमेंट की वजह से मसालों को हानिकारक बताया गया है। तो वो एलिमेंट है ETO यानी कि एथिल जो ऑक्साइड है, उससे रिलेटेड ये पूरा मामला है कि मसालों में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा पाई गई है जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो हमारे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, साथ के साथ में जब हम इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों के साथ रिलेशन की बात करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करती है। तो देख लेंगे क्या न्यूज़ है। अगली न्यूज़ क्या है, द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन ग्लोबल राइज इट्स रीजनल डिक्लाइन। तो ये जो है एक एडिटोरियल है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि फ़िलहाल ऐसा है कि इंडिया की वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। चाहे आप G20 देख लीजिए, आप G7 देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के जो भी समिट वगैरह होती है वहाँ पर इंडिया को अब बहुत पूछा जाता है, उनको इन्वाइट किया जाता है। लेकिन इस एडिटोरियल में एक बात बोला गया है, दूसरा एंगल इसका दिखाया गया है और बोला गया है कि एक बात होती है कि जब इंसान जो होता है वो घर को छोड़ करके बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है तो उसके घर में चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है कि ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, लेकिन जो रीजनल लेवल है, इंडिया के आसपास की जो कंट्री हैं जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में आती हैं, जैसे कि आपका नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ,
ये सारे कंट्रीज़ में इंडिया की रीच जो है वो कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है। तो एक अलग डायमेंशन से इसमें बात की गई है कि अभी इंडिया का प्रभुत्व वर्ल्ड वाइड तो बढ़ रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पे जो है वो डिक्लाइन की स्थिति है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 में आपके इंटरनेशनल रिलेशन से ये कनेक्ट करता है। अच्छे से इसको देखेंगे कि क्या पॉइंट्स ऑथर ने उसमें मेंशन किए हैं। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, नेपाल कोर्ट ऑर्डर्स लिमिट ऑन एवरेस्ट क्लिम्बिंग परमिट्स। तो अभी जो है नेपाल जो सरकार है, नेपाल की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने के लिए कुछ लिमिटेशंस लगा दी हैं। और ये लिमिटेशंस क्यों लगाई जा रही है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर बात की गई है कि जो एवरेस्ट है या जो भी पहाड़ हैं, हिमालय के जो भी टॉप 10 पीक्स हैं, उन सब पे इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इंक्लूडिंग एवरेस्ट। तो यहाँ पर बात की गई है कि ये सारे पर्वत पहाड़ हैं, इनकी भी कोई लिमिटेशंस हैं। अगर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं और वो जो एक सीमा होती है उसको एक्सीड करते हैं, तो उसका बहुत ही नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। और नेपाल में अभी कुछ महीने पहले बहुत ही भीषण जो वहाँ पर क्या था, भूकंप आया था, अर्थक्वेक वगैरह आया था। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंटल चेंज को ध्यान में रखते हुए नेपाल ने क्या किया है, एवरेस्ट की चढ़ाई के ऊपर कुछ अभी परमिट्स लगाने की और रेगुलेशंस लगाने की बात की है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री ने इस तरीके का कोई मेज़र लिया है। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ क्या है, दिस इज़ द ईयर टू गेट द एसडीजी गोल्स बैक ऑन ट्रैक। तो अभी इलेक्शन के टाइम में और साथ के साथ में इस एडिटोरियल में बात की गई है कि लगभग केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में 64 ऐसी कंट्रीज़ है जहां पर इस साल इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, और इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन में जब भी चीज़ें आती हैं तो मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें मेंशन है वो सारी एसडीजी गोल्स में आती हैं। एसडीजी गोल 17 एसडीजी गोल 2015 में जब आया था ये, और क्या इसका टारगेट था कि 2030 तक इन सारे 17 एसडीजी गोल्स को अचीव कर लिया जाएगा बाय डिफरेंट कंट्रीज़। तो इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है जिसमें बात की गई है कि ये जो चीज़ें हैं वो अभी मील का पत्थर की तरह हैं, दूर की ढोल सुहावनी की तरह हैं, क्योंकि अभी भी एसडीजी जो हैं 17 एसडीजी, उनके बारे में जो भी अच्छे जो प्रोग्रेसिव जो लेने चाहिए थे मेजर्स, वो कोई भी कंट्री नहीं ले पाई है। इसके बारे में एसडीजी और ये एडिटोरियल बात करता है। तो देखेंगे कि क्या मुद्दा है, एक अलग तरीके का ये मुद्दा है। ये भी आपको जीएस पेपर 3 में जब बात आती है अलग अलग सेक्टर्स में, तो यहाँ पर जो 17 गोल्स हैं जिसमें बात की जाती है शिक्षा के बारे में, हेल्थ के बारे में, साथ के साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। तो मेजरली ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 में आपको साइंस वाले सेक्टर से, इन्वायरमेंट वाले सेक्टर से क्या होगा, रिलेट होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको हम देखेंगे क्या इसमें पॉइंट्स बोले गए हैं। अगली न्यूज़ क्या है, इंडिया इंडोनेशिया अग्री टू इनहेंस डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। तो अभी रिलेशन को बढ़ाते हुए इंडोनेशिया के साथ भारत क्या है, संबंध स्थापित करने जा रहा है। किस फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में। तो डिफेंस इंडस्ट्री बिठाने को लेकर के इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में पैक्ट साइन हुआ है। तो देख लेंगे क्या न्यूज़ है, और ये भी देख लेंगे कि क्या उसके रिलेवेंस हैं अगर हमारे साथ में इंडोनेशिया का इस तरीके का व्यापार बढ़ता है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये तो थी आज के इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स। अब हम आज के जो भी न्यूज़ है उसको इन डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की चीज़ है, फ्रंट पेज पे है, तो आप इसको नहीं हटा सकते। और पता होना चाहिए कि जब हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर इस तरीके का कोई मामला हो, क्यों मामला ये है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है इंडियन हिस्ट्री में कि कोई सिटिंग सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो जेल में है और जेल से ही वो सारी चीज़ों को अपने रेगुलेट कर रहे हैं। साथ के साथ में इस बार जनरल इलेक्शन है, तो यहाँ पर एक होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, यानी कि हर व्यक्ति को जो भी उम्मीदवार है उसको चुनाव लड़ने के लिए जो एक समानता का अधिकार होना चाहिए, एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सो दैट वो भी अपनी बात जनता तक पहुंचा सके, वोट अपील कर सके और क्या कर सके, वोट लेकर के अगर जनता उसको चुनती है तो वापस से वो असेंबली में बैठ सके। ठीक है, तो ये बात की गई है किसके बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। क्या है, सुप्रीम कोर्ट लाइकली टू कंसिडर गिविंग इंटरिम बेल टू केजरीवाल ड्यू टू पोल्स। तो अभी यहाँ पर बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से डांटा है ईडी को, क्योंकि ईडी क्या है, अभी बैठ करके ये सोच रही थी, ईडी के जो वकील हैं उन्होंने ऐसे कयास लगा लिए थे कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बेल दे दे अरविंद केजरीवाल को। तो वो पहले ही अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 7 मई को इसकी फाइनल सुनवाई होने वाली है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तब तक तो आप बिल्कुल ये कयास मत लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये हमारा मामला है, हम उसमें देख लेंगे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है
कि जितने भी ईडी ने एलिगेशंस लगाए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर में, पहली बात तो ये कि जब 2 साल पहले से ये न्यूज़ लगभग चल रही है, 2 साल से, 1.5-2 साल से, और जब से ये पूरा मामला, ये चार्जशीट फाइल हुई है, तब उस टाइम पे इनिशियली उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं था। दूसरी बात ये है कि अभी 2 महीने से लगभग हो गया, 1.5-2 महीने से वो क्या है, जेल के अंदर हैं, और तभी भी उनके खिलाफ में कुछ ऐसे पुख्ता सबूत कह लीजिए, एक एविडेंस जो है वो मिल नहीं पाए हैं कि वाकई में केजरीवाल जी क्या है, इसमें कन्विक्टेड हैं। ठीक है, तो इन सारे बेसिस को ध्यान में रखते हुए, साथ के साथ में अभी इलेक्शन आ रहा है, तो हर व्यक्ति को, एक बात होती है ना कि 2 साल तक अगर किसी व्यक्ति को सज़ा नहीं हुई है, यानी कि 2 साल की सज़ा अगर होती है तभी किसी व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। तो अभी तो इनके ऊपर कोई सुनवाई ही नहीं हुई है, कोई भी ऐसा मेजर लिया ही नहीं गया है, कोई सबूत अभी मिले ही नहीं है केजरीवाल के खिलाफ कि उनको वो अपराधित घोषित कर दिया जाए। तो अभी भी ये एक नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल पॉलिटिशियंस की तरह चुनाव लड़ने के लिए क्या है, कैपेबल हैं और ये सक्षम हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ऐसा सोच रही है कि हो सकता है इलेक्शन के बेसिस पे इनको एंटरिम बेल दे दी जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन फिलहाल 7 मई को ये फाइनल जो भी हियरिंग होने वाली है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि इनको बेल मिलती है, नहीं मिलती है। दिल्ली में इलेक्शन कब होने वाले हैं, तो मई 25 को जो है वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, और 23 तारीख तक क्या होगा, इस तरीके कि जो मंत्री हैं वो अपना वोट अपील वगैरह कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि केजरीवाल जी को बेल मिल भी जाए, या ये भी हो सकता है कि बेल ना मिले। ठीक है, तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए एक आपका क्या हो गया, न्यूज़ हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ये इम्पॉर्टेंट है। बात क्या की जा रही है, इस तरीके के क्वेश्चन स्पेशली आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बात की जा रही है चाइना सेंड्स अ प्रोब टू गेट सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ मून। तो चाइना जो है वो अर्थ के बाद में जब चांद के ऊपर खोज करने के लिए जा रहा है, वहाँ पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने जा रहा है। और चाइना क्या चाहता है कि मून जो है, यानी कि चंद्रमा जो है, उसकी ऐसी सतह जहाँ पर अभी कोई भी कंट्रीज़ नहीं पहुँच पाई है, हार्डली 3-4 कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जिन्होंने पहली बात तो अपना मिशन भेजा हुआ है मून पे। ठीक है, जिसमें अभी चौथा कंट्री बन गया है कौन, इंडिया। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं चंद्रमा के, वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। तो जो चाइना है वो हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि वो लीग से अलग हट के, बाकी सारी कंट्रीज से अलग हट के कुछ नया अपना इन्वेंशन कर दे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो चंद्रमा की जो बहुत सुदूर सतह है, वहाँ पर चाइना अपना एक प्रोब भेजने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो जो कि फ्राइडे को लॉन्च होना है। और ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, जो चंद्रमा की सतह पर कैसी मिट्टी है, सुदूर एरियाज़ में चंद्रमा की कैसी मिट्टी है, वहाँ पर मिनरल्स किस प्रकार के हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर जीवन संभव है या नहीं है, इस तरीके के लिए चीज़ों को क्या करने वाला है, वो रिसर्च करने वाला है। ठीक है, और एम क्या है, एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून बाय 2030। तो चाइना का ये एम है कि वो क्या कर देगा, क्रू मेंबर्स के साथ में एस्ट्रोनॉट भेजेगा चंद्रमा पर 2030 में। हम भेज रहे हैं मिशन मंगल, और चंद्रमा के पर क्या भेजने वाला है, कौन भेजने वाला है, चाइना। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया कोई काम कर दे, मानव मिशन भेजना अपने आप में बड़ी बात है कि चंद्रमा की सतह पर या फिर मंगल की सतह पर हम इंसानों को भेज रहे हैं, ये बड़ी बात है अपने आप में। तो अगर इंडिया इस काम को कर रहा है तो जो चाइना है वो कैसे पीछे रह जाएगा। तो अभी जो है ये भी याद रखिएगा कि 2030 तक चाइना क्या करने वाला है, अपने जो क्रू मेंबर्स के साथ में चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि कौन सा ऐसा कंट्री है अभी रिसेंट में जो चाइना के ऊपर में फार मून के ऊपर में अपने जो प्रोब भेज रहा है, तो उसको भी याद रखिएगा, चाइना। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो अभी रॉकेट है वो कौन सा रॉकेट है, तो रॉकेट का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है जिसके थ्रू ये सारे काम होने वाले हैं। तो चांग E6, तो चांग E6 जो है ये वो रॉकेट है जिसका यूज़ करके मून पर ये सारा मिशन चाइना भेजने वाला है। ठीक है, साथ के साथ में एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश जो है वो इनके साथ में इस मिशन में भागीदारी कर रहा है, तो पाकिस्तान, चाइना का जिगरी यार, हमारा भी एक तरीके से एक समय में रहा हुआ दोस्त या भाई। तो चाइना के साथ में ये जो पूरा मिशन है चांग E6 मिशन, ये पहली बात तो किससे रिलेटेड है याद रखिएगा, चंद्रमा से रिलेटेड है। दूसरी बात है कि इसमें चाइना के साथ में कौन और कोलैबोरेट कर रहा है, तो पाकिस्तान कर रहा है। और तीसरी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिली कि 2030 तक चाइना का ऐसा टारगेट है कि वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा, कहाँ पर, मून पर, यानी कि चंद्रमा पर। ठीक है, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, स्पाइसेस बोर्ड से रिलेटेड है। अभी जो है एमडीएच वगैरह, एवरेस्ट वगैरह जैसे बहुत बड़े ब्रांड वाले जो मसाले हैं हमारे यहाँ पे बेचते हैं, है ना, ईस्ट और वेस्ट, एवरेस्ट इज़ द बेस्ट, ऐसा करके कुछ कुछ मसाले वगैरह के एड्स आते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो एमडीएच और एवरेस्ट जैसे मसाले हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। साथ के साथ में इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मसालों के एक्सपोर्ट के मामले में बहुत आगे है, ठीक है। तो हमें तो क्या किया जाता है, मसालों की एक तरीके से मसालों का देश कहा जाता है, और इंडियन लोग तो मसाले खाने के इतने आदी होते ही हैं, मसालों के बिना उनको टेस्ट ही नहीं आता किसी चीज़ में, हाँ। लेकिन अभी एक कंसर्न खड़ा हो गया है इन मसालों के ऊपर में। कंसर्न क्या खड़ा हो गया है कि जो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग जैसे कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर और हांगकांग ने अभी कंसर्न रेज़ किया है, ऑस्ट्रेलिया ने इसके पहले भी कंसर्न रेज़ किया था, और इन्होंने बोला था कि जो इंडिया से मसाले आ रहे हैं उसमें क्या है, ईटीओ मिल रहा है। ईटीओ यानी कि एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। ईटीओ मसालों में ईटीओ की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है इंडियन मसालों में, और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है कैंसरस बीमारियां हो रही हैं। यानी कि ये जो एथिलीन ऑक्साइड है, इन एथिलीन ऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो इसके ऊपर में जांच करने की बात की गई है। अब ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से जब आती हैं, कोई न्यूज़ आती है, तो क्या होता है, जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इंडिया साथ के साथ में अदर जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में रिलेशंस कहीं ना कहीं ख़राब होते हैं। साथ के साथ में इससे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट जो है स्पाइसेस बोर्ड का, वो क्या करने जा रहा है, इसके ऊपर में पूरा रिसर्च करने के लिए जा रहा है। ये कहाँ पर आते हैं, कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ही आते हैं। तो ये जो स्पाइसेस बोर्ड है जो कि किसके अंदर आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और कॉमर्स मिनिस्ट्री का काम ही क्या है, वाणिज्य से रिलेटेड चीज़ें देखना। और स्पाइसेस बोर्ड जो है मसालों के एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उनके व्यापार से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखता है। तो इस तरीके का कोई कंसर्न निकल के आया है तो इसको हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से 2-4 कंट्रियों ने और एलिगेशंस लगा दिए तो फिर हमारा तो एक्सपोर्ट भैया ठप हो जाएगा, और उसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो क्या पड़ेगा, हमारी इंडियन इकोनॉमी को पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें मसालों के नाम मेंशन है, जैसे कि एवरेस्ट और सिंगापुर ऑर्डर्ड अ रिकॉल ऑफ सेम। तो ये बातें बोली गई हैं कि एवरेस्ट जैसे मसाले हैं या एमडीएच जैसे ये जो ब्रांडेड मसाले जो जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसको क्या करना है, वापस आप बुला लीजिए। इंडिया से ये अपील की गई है कि सारे मसाले आप वापस ले लीजिए और इसकी जाँच कीजिए, क्योंकि इसमें जो ईटीओ यानी कि एथिलीन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कि इंडियन एक्सपोर्ट जो है स्पाइसेस में वो कितना है, $3.95 बिलियन का। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 में बात की जाए तो यहाँ पर लगभग $3.95 बिलियन का क्या है, मसालों का केवल और केवल व्यापार रहा है। तो अगर इस तरीके के कंसर्न निकल के आ जाते हैं 2-4 और, तो क्या होगा, ये जो $3.95 बिलियन का नुकसान इंडिया को उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं और हमारे लिए ये कंसर्न है, ठीक। साथ के साथ में हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी ये कंसर्न है कि मसालों में इतने बड़े लेवल पे मिलावट हो रही है, और हमें जनरली ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। बहुत बड़े नंबर पे हम मसालों का कंज्यूम करते हैं, स्पेशली इंडिया में। तो हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी ये मुद्दा बहुत ही कंसर्न का इशू बन जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है ये आपको जीएस पेपर 2 में रिलेट करना है। जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। बात क्या की गई है, द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज़ ग्लोबल राइज इट्स रीजनल डिक्लाइन। तो इसमें बात की गई है कि अभी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इवॉल्व हुई है, ठीक है, राइज कर रही है, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर है, ठीक है। लेकिन कहाँ पर ऊंचाइयों पर है, ये ऊंचाइयाँ जो है वो छू रही है केवल और केवल कहाँ पर, ग्लोबल लेवल पर। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर देखें, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी राइज कर रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म इंडिया कर रही है। लेकिन अगर जब बात आती है रीजनल लेवल की, तो रीजनल लेवल पे क्या है, इंडिया के जो रिलेशन है अपने आसपास के देशों के साथ में खराब हो रहे हैं। मैप से समझते हैं, ये जो पूरा एडिटोरियल है किसके बारे में बात कर रहा है, बेसिकली वो बात कर रहा है साउथ एशियन रीजन के में, ठीक है। तो साउथ एशियन रीजन्स में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, पहली बात तो ये जानना जरूरी है। तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये एडिटोरियल किस बारे में बात कर रहा है और हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है किसके बारे में, साउथ एशियन कंट्रीज़ की। साउथ एशियन कंट्री में कौन कौन आता है, इंडिया तो आता ही आता है, साथ के साथ में उनके जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि
कि श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, यहाँ पर आपको बांग्लादेश मिलेगा, ये भूटान, यहाँ नेपाल, म्यांमार, इस साइड में देखेंगे तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारी कंट्रीज़, ठीक है। तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं अभी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में आती हैं। पहली बात तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, कई बारी एलिमिनेट करने में आता है कि कौन सा साउथ एशियन कंट्री है, कौन सा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में बेसिकली आपको याद रखना है कि भारत के पड़ोसी देश आते हैं, ठीक, पहली बात तो ये। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हम एडिटोरियल में बात कर रहे हैं या एडिटोरियल के जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि हमने देखा है कुछ दिनों में या फिर कुछ बीते सालों में कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि G20 में, G7 में इंडिया को बुलाया जाना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब वो मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी उनको इनवाइट किया जाना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या दिखाई देता है कि इंडिया की जो ग्लोबली रिलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि इंडिया जो है वो प्रभावी तरीके से एक जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर क्या करता है, अपना एक स्टैंड रखता है। लेकिन जब बात की जाती है, अगर देखा जाता है साउथ एशियन रीजन्स में इंडिया के प्रभुत्व की, तो वहाँ पर सिनेरियो कुछ अलग ही नज़र आता है। आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देख लीजिए सबसे बड़ा एग्जांपल तो अभी फ़िलहाल के दिनों में मालदीव के साथ में इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरी बात है श्रीलंका भी है, बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ नहीं है झुकाव उसका, लेकिन चूंकि अभी क्राइसिस हुआ और इंडिया ने जो है बहुत सारा उसको ऋण दे दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा अब वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है। जब बात की जाती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वहाँ की जो पीएम है महबूबा मुफ्ती जी, जो बांग्लादेश में शेख हसीना जी जो हैं वहाँ की पीएम, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ में अभी रिसेंटली देखा जाए तो चाइना की तरफ उनका झुकाव हो रहा है, ठीक है। तो चाइना की तरफ झुकाव होने का क्या रीज़न है, सीधे सीधे बात यह है कि चाइना जब भी कोई चीज़ किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो बहुत बड़े लेवल पे वो पैसा इन्वेस्ट करता है। इंडिया के पास देखा जाए तो हमारे पास हमारे लिए ही चीज़ें बहुत कम हैं, मतलब रिसोर्सेज बहुत कम हैं, या फिर हम अपने यहाँ के ही प्रोजेक्ट्स में पैसे उतने ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं। वो अलग बात है कि जब बहुत छोटी कंट्रीज़ है जैसे कि भूटान वगैरह हो गई, ये श्रीलंका ही हो गई, जब वहाँ पर हेल्प की बात आती है तो इंडिया पीछे नहीं रखता है। पीछे हटने का मतलब ये है कि वो ये नहीं देखता है कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, हम जब भी हमको ऐसा लगता है कि हमारी नेबर कंट्रीज़ को ज़रूरत है हम वहाँ पर हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर भी चाइना का इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सारी कंट्रीज़ में धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, प्रभुत्व बढ़ रहा है। भूटान की अगर बात की जाए तो इंडिया के साथ में भूटान के रिलेशन ऐसे हैं कि वो चाइना की तरफ ऐसा लगता है कि कभी नहीं जाएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कभी ना कभी वो चाइना की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि कई बारी जब सार्क वगैरह की मीटिंग होती है या फिर इस तरीके के रीजनल लेवल पे जब मीटिंग्स होती है बिम्स्टेक वगैरह की, तो वहाँ पर ये कंसर्न उठाया जाता है भूटान के द्वारा और अदर छोटी कंट्रीज़ के द्वारा भी कि इंडिया क्या करता है, डोमिनिंग अपना जो है वो स्टैंड रखता है और वहाँ पर क्या करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है बाकी सारे कंट्रीज़ को, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एडिटोरियल बना है जिसमें बात की गई है कि ग्लोबल लेवल पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत राइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास के क्षेत्रों के लोगों के साथ में, देशों के साथ में हमारे संबंध जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरा इसमें बात की गई है कि जो फैक्टर्स क्या हैं, जो एक्सट्रानियस फैक्टर यानी कि जो बाहरी फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अभी हमने देखा है कि चाइना को छोड़ करके इंडिया का जो ज़्यादा ध्यान है वो किसकी तरफ बढ़ गया है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की तरफ बढ़ गया है ना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपका कौन आ जाता है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वियतनाम वाली कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया का चूँकि प्रभुत्व जो है अब इधर की तरफ बढ़ रहा है, इंडो पैसिफिक की तरफ, साथ के साथ में क्वाड में इंडिया बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाता है। उसके बाद में आप देख लीजिए कि अभी जो AU-KUS बनने वाला है, हो सकता है कि उसमें भी इंडिया शामिल हो जाए, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है कि जो ग्लोबल लेवल पे ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ के साथ में G20 हो गया या फिर G7 हो गया, तो ग्लोबल लेवल पे ये सारे जितने भी अभी फ़िलहाल के समय में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया का ध्यान जो है उस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, उस तरफ इंडिया ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन जो रीजनल चीज़ें हैं, रीजनल में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे कि शार्क वगैरह हो गया, ठीक है।
तो शार्क वगैरह जैसे जो रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें वहाँ के पड़ोसी देश हैं हमारे, जैसे कि पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पर इंडिया अपना जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी वजह से क्या है, ये अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ में उसकी दूरी बढ़ रही है। ठीक है, दूसरी बात ये बोली गई है कि चाइना एक यहाँ पर स्मार्ट मूव लेता है। चाइना को मालूम है कि उसको ग्लोबली उसकी दाल गलने वाली नहीं है और ग्लोबल लेवल पे उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर यूएसए की बात की जाए, चाहे और भी कंट्रीज़ हो गई, साथ के साथ में इंडिया, तो उसको चाइना को मालूम है कि ग्लोबल लेवल पे तो इसकी दाल बहुत ज़्यादा गलने वाली है नहीं। फिर भी उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से वो अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन चाइना को ये मालूम है कि अगर मुझे और एक्सपांड करना है, पूरे विश्व गुरु बनना है, या फिर पूरी विश्व की सारी ज़मीन हड़पनी है, तो मुझे आसपास के रीजनल जो लोग हैं, रीजनल जो कंट्रीज़ हैं, क्षेत्रीय जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चाइना इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्मार्ट मूव लेता है, और जब भी किसी भी कंट्री को, हमारे आसपास की किसी भी कंट्री को क्या होती है, ज़रूरत होती है पैसे की, चाइना हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। वो अलग बात है कि वो एक डेट ट्रैप होता है जो आगे चल करके उस कंट्री को, जिसने चाइना से लोन लिया है, उसको बहुत बड़े कर्ज में फंसा देता है। ठीक है, लेकिन इनिशिएट कौन करता है हेल्प करना? चाइना हेल्प करता है। श्रीलंका की चाहे बात हो, वहाँ पर पोर्ट वगैरह बनाना है, इससे रिलेटेड हो, चाहे बांग्लादेश को कोई एड देना हो, उसमें मालदीव के साथ तो अभी जो इंडिया के रिलेशन इतने ख़राब चल रहे हैं, अब मालदीव के पास में अगर मान लीजिए चाइना जो है वो अपने सैनिक ला करके बसा देता है, तो फिर ये इस तरीके की कंडीशन से इंडिया को भी थ्रेट होगा। लेकिन चाइना को ये मालूम है कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, इसलिए वो क्या कर रहा है, रीजनल लेवल पे भी चीज़ों को लेकर के चल रहा है। और यहीं पर लैक हो रही है, गलती हो रही है किससे? इंडिया से। इंडिया अभी वर्ल्ड वाइड अपना फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व कर रहा है, विश्व के बाकी ऑर्गेनाइजेशंस पे उसका बहुत ध्यान है, लेकिन रीजनल लेवल पे ये जो शार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो थोड़ा सा पीछे हट रहा है, जिसकी वजह से ये जो ग्लोबल राइज लेकिन रीजनल डिक्लाइन की स्थिति बन गई है। तो ये पूरा एडिटोरियल बात करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन बताया गया है। सॉल्यूशन क्या बताया गया है कि अभी जो इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट्स है, तो इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट्स में भी हमारे पार्टिसिपेंट कौन है? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन और बहुत सारे अदर्स कंट्रीज। ठीक है, मस्ट वेव टू इमेजिंग द पार्टनरशिप विथ श्रीलंका। तो इसमें बात की गई है कि अगर हम इंडो पैसिफिक की तरफ में बहुत ज़्यादा रुझान दे रहे हैं, तो हम क्या कर दें, यहाँ पर भी जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि श्रीलंका वगैरह हो गया, या फिर म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, इन सारे कंट्रीज़ को क्या कर दें, यहाँ पर जोड़ दें। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा समंदर की सीमा कभी भी तय नहीं की जा सकती है ना। तो पूरा अगर कोई एरिया है, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, तो समंदर की सीमा तय तो है नहीं कि कौन से देश उसमें आएंगे, कौन से देश नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया क्या कर सकता है, इन इंडो पैसिफिक वाले रीजन में क्या कर सकता है, बाकी जो हमारी कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, जो कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल कर सकता है, सो दैट क्या हो सके, एक बैलेंस्ड अप्रोच आगे बढ़े। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बातें की जा रही है। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के नाम आप एक दो बार ही देख लेंगे, तो मैप वगैरह आप देखते होंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एडिटोरियल था, एक अलग डायमेंशन में बात की जा रही थी, तो आई होप आपको वहाँ से अच्छे फैक्ट मिले होंगे। अब चलते हैं अगली, ये छोटी सी सुंदर सी पिक्चर आई हुई है, किसके बारे में है? ये जो पक्षी दिख रहा है, ये बर्ड जो है वो कौन है? फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो क्या होता है? जो ये पक्षी होते हैं, एक तरीके से प्रवासी पक्षी होते हैं। जब भी ठंडी से गर्मियाँ आती हैं या गर्मी से सर्दी होती है, मतलब कि जब मौसम का चेंज होता है या फिर क्लाइमेट चेंज होता है, तो फिर वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में क्या जाते हैं, प्रवास करते हैं। तो फ्लेमिंगो से रिलेटेड ये एक पिक्चर आई हुई है, बहुत ही, कहाँ पर है? तो ये जो लेक पुलिकट है, तो लेक पुलिकट कहाँ पर आता है? लेक पुलिकट जो आता है वो है चेन्नई में। तो याद रखिएगा, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये पिक्चर लगाई गई है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो पुलिकट लेक जो है चेन्नई का, वहाँ पर फ्लेमिंगो के बारे में ये पिक्चर आई हुई है। तो हम थोड़ा सा फ्लेमिंगो के बारे में देख लेते हैं। फ्लेमिंगो क्या होता है? IUCN की रेड लिस्ट में सबसे पहले तो ये लीस्ट कंसर्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंसर्न की स्थिति इनके ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरे में ये नहीं है, ठीक ठाक अभी इनकी संख्या है। ठीक है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक फैक्ट पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ईरान, टर्की, दुबई,
ओमान, अफ़गानिस्तान सहित कई सारे मध्य पूर्व यानी कि जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये फ्लेमिंगो पाए जाते हैं। बहामास जो एक कंट्री है वहाँ का ये नेशनल बर्ड भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बारी कोई भी स्पीसीज वगैरह पूछी जाती है एनवायरनमेंट में तो वहाँ पर आपसे इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ के साथ में हमारे इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो गुजरात का जो राज्य पक्षी वो फ्लेमिंगो है। तो याद रखिएगा कि गुजरात का स्टेट बर्ड कौन है? फ्लेमिंगो। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक जो छोटी सी पिक्चर आई हुई थी उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, साथ के साथ प्रीलिम्स के लिहाज से स्पीसीज से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। पुलिकट लेक के बारे में हमने बता ही दिया, कहाँ पर है वो? चाइना में है। और ये जो फ्लेमिंगो है जनरली ज़्यादा पाए कहाँ पर जाते हैं? तो जो लैगून वाले एरिया होते हैं या फिर झील होते हैं वहाँ पर, कीचड़ भरे समुद्र तटों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि बात कर रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और किसके बारे में बात कर रहा है? नेपाल के बारे में। तो क्या न्यूज़ है? नेपाल कोर्ट ऑर्डर्ड लिमिट ऑन एवरेस्ट क्लिम्बिंग परमिट्स। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो हिमालय के लगभग 10 हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जो 10, जिसमें आपका एवरेस्ट भी आ जाता है, कंचनजंगा वगैरह भी आ जाता है, ये सारे जो 10 हाईएस्ट पीक्स है वहाँ पर अभी जो है नेपाल की गवर्नमेंट जो है वो क्या करने जा रही है? वो करने जा रही है एक तरीके से वहाँ पर क्लिम्बिंग को क्या करने जा रही है? पर जो है एक तरीके से रेगुलेट करने जा रही है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए पहले अगर साल में किसी व्यक्ति को 15 बार क्लिम्बिंग करने के लिए या 15 बार चढ़ाई करने के लिए परमिट दिया जाता था, तो अब उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, 5 से 10 कर दिया जाएगा। मतलब इसका रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो चढ़ाई होती है पर्वतों के ऊपर में, तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं या फिर जो चढ़ाई करने वाले लोग हैं, पर्वतारोही जाते हैं, और जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि कोई वहाँ पर गया, कचरा वहाँ पर फैला दिया, बार बार जो एक पर्वतों की भी अपनी एक लाइफ होती है, वहाँ पर जो जीव हैं उनकी भी एक लाइफ होती है, तो वो डिस्टर्ब होती है। उसकी वजह से क्या होता है? एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, अभी नेपाल जो है वो क्या करने जा रहा है, यहाँ पर परमिट लेना पड़ेगा क्लिम्बिंग से रिलेटेड, और वो क्या करेंगे, जो क्लिम्बिंग है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी कि चढ़ाई वगैरह है माउंट एवरेस्ट के ऊपर में, वहाँ पर थोड़ी सी परमिशन के थ्रू जाना पड़ेगा, और जो अब चढ़ाइयाँ बहुत फ्रिक्वेंट हुआ करती थी अब वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, यानी कि एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन की वो थोड़ी सी कम होगी। माउंट एवरेस्ट के लिए क्या है, एक फैक्चुअल डाटा यहाँ पर है कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850। तो इस तरीके की चीज़ें अब सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती हैं, या फिर स्टेटमेंट में भी कभी स्टेट पीसेस वगैरह का दिमाग ऐसा ख़राब होता है पेपर सेट करने वाले का, तो वो ऊंचाई वगैरह भी पूछ देते हैं। तो 8,850 मीटर की ऊंचाई है किसकी? एवरेस्ट की। हाईएस्ट पीक है ये वर्ल्ड का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन आएगा अगर वनडे एग्जाम्स में, तो पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने इस तरीके का मेज़र लिया है, तो नाम याद रखिएगा, कौन सी कंट्री है? नेपाल। तो नेपाल ऐसी कंट्री होने जा रही है जो कि क्या करने वाली है? क्लिम्बिंग के ऊपर में परमिट लगाने वाली है और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रेगुलेट करने वाली है, ठीक। अब चलते हैं हमारी अगली बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एडिटोरियल की तरफ। ये जो एडिटोरियल है किसके बारे में बात कर रहा है? एसडीजी गोल्स के बारे में। हेडिंग क्या है? दिस इज़ द ईयर टू गेट द एसडीजी गोल बैक ऑन ट्रैक। क्यों ये ईयर इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये ईयर ऐसा है जहाँ पर विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके बीच में इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन में जब भी बात आती है तो रोटी, कपड़ा, मकान, एनवायरनमेंट, यही सारे मुद्दे आते हैं। हमारे इंडिया एक थोड़ा सा अलग है, बाकी इस बार जो मैनिफेस्टो आया है स्पेशली अपोजिशन पार्टी का, उसमें तो काफ़ी चीज़ें मेंशन है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वुमेन के बारे में हमने कल बात की थी कि वुमेन को मेंस्ट्रुअल लीव वगैरह देना है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के टॉपिक्स इस बार इंडिया में भी क्या किए गए हैं, मैनिफेस्टो में शामिल किए गए हैं, जो कि दिखाता है कि धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार जो है वो चाहती है कि काम करे, ठीक है। तो फिलहाल ये जो एडिटोरियल है वो किसके बारे में बात कर रहा है? एसडीजी के बारे में। बात क्या की जा रही है कि अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है कि लगभग विश्व की 64 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन के मुद्दों में एसडीजी शामिल होता है। एसडीजी क्या है? तो इसको सबसे पहले लाया गया था, न्यूयॉर्क में एक समिट हुई थी 2015 में। तो न्यूयॉर्क में जब ये समिट हुई थी 2015 में क्लाइमेट से रिलेटेड, वहाँ पर एक एजेंडा
2030 आया था। एजेंडा 2030 में क्या था कि हम अगले 2030 तक, यानी कि अगले 15 सालों तक, क्योंकि ये जो चीज़ है वो 2015 में समिट हुई थी, तो अगले 15 सालों में हम इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्या करेंगे, ले करके चलेंगे, कैसे हम उसका यूज़ करेंगे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। इससे रिलेटेड एक एजेंडा 2030 आया था। कब आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार प्रश्न में। 2015 में आया था। अब इसमें दो चीज़ों की बात की गई थी। एक तो बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और साथ के साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट की। दोनों चीज़ें हमेशा बैलेंस में चले तो ही क्या होता है, देश के लिए, कंट्री के लिए, और जो इंटरनेशनल लेवल पे साथ के साथ इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। कहने का क्या मतलब है कि जो भी मनुष्य की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है वो सारे सेफ्टी मेजर्स तो लेने ही हैं। बेसिक जो चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन सारी चीज़ों को पूरा करना तो ज़रूरी है, तभी तो इंसान जी पाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि वो डेवलपमेंट जो है, वो जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम उसमें से कितना बचा करके दे पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जो रिसोर्सेज हैं वो आज ही हमने यूज़ कर लिया और आगे आने वाली पीढ़ी हमारी बैठ के हमें गालियाँ दे रही है कि भाई हमसे पहले जो आए वो तो सारा लूट के ले गए इन्वायरमेंट को, सारे रिसोर्सेज को, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि इस बार की अभी जो पीढ़ी चल रही है उसका भी काम हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेज ठीक ठाक बचे रहे। ऐसा नहीं हो कि उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोएशन हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो एजेंडा 2030 आया था 2015 में, वो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में बात करता था। और जब ये आया था तो उसमें लगभग 17 गोल्स को शामिल किया गया था। 17 गोल्स थे, अभी मैं आगे चर्चा करूँगी उनमें कौन कौन से थे, बिल्कुल। और इस यहाँ से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SDG में मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन बनते हैं। कभी भी आपने कोई भी पेपर उठा के देखा होगा, अगर आपने स्टेट PCS वगैरह के पेपर देखे होंगे तो वहाँ पर आपको SDG गोल्स को मैच करने के लिए आता है कि SDG गोल 1 किसके बारे में बात करता है, पुअर्टी, हंगर, उसके बाद में हेल्थ आता है, उसके बाद में एजुकेशन आता है। तो SDG 1 to 17 के बारे में उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे गोल्स हैं जिसके बारे में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनता है। तो अभी मैं उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। फिलहाल इस एडिटोरियल में क्या बात की गई है, इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जब ये एजेंडा आया था तो 2015 में, ठीक है, जब ये SDG गोल आए थे तब तो 2015 से 19 तक उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखी गई, ठीक है, ठीक ठाक काम हुआ इस दिशा में। लेकिन 2019 के बाद से 2020 में क्या आ गया, कोविड, और 2020 के बाद से जीवन बचाना ही एक बड़ा कंसर्न हो गया और ये कहीं ना कहीं SDG गोल्स जो है वो क्या हो गए, पीछे छूट गए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी फ़िलहाल हम देखा जाए, अगर हम भले बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स ले लिए हैं, हमने इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम किया है, हमने अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए बहुत काम किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीज़ें जो हैं वो अभी डिक्लाइन हो रही हैं। यूनाइटेड नेशन की SDG रिपोर्ट है 2023 की, यानी कि 2023 में यूनाइटेड नेशन ने SDG रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि जो 5 की एरियाज़ हैं, आगे देखेंगे कि कौन कौन से 5 की एरियाज़ हैं, उसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ऑल ओवर द कंट्रीज़। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया, बहुत सारे विश्व ऐसे हैं जो इनके जो 5 संकेतक है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और SDG रिपोर्ट 2023 में बताया गया है कि जो SDG गोल्स हैं, ये 17 गोल्स जो आपके मिले हुए हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से 5 आयाम हैं, पहली बात तो कमिटमेंट टू गवर्नमेंट टू 7 years एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल एंड ट्रांसफॉर्मिंग एक्शंस। तो इसमें बात की गई है कि 7 साल में गवर्नमेंट को क्या करना था। बहुत सारी गवर्नमेंट्स है जिन्होंने प्लेज लिया था कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ में गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएंगे, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, यानी कि सरकार के साथ में, नीतियों के साथ में, और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इंस्टीट्यूट होंगी जो उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, उनके बीच में एक समन्वय होगा, एक कोऑर्डिनेशन होगा। पॉलिसी ऐसी होंगी कि जो कि पूरे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाएगा, गरीबी को ख़त्म किया जाएगा। इन सारे प्लेज के साथ, इन सारे मेजर्स के साथ ये SDG जो आए थे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, लेकिन अभी अगर उनकी प्रोग्रेस देखी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। बात क्या की गई है, यहाँ पर एक रिसर्च हुई है जिसमें 3000 लोगों के ऊपर स्टडी की गई है, 64 स्कॉलर्स ने स्टडी की और उन्होंने पाया कि हम जो बात कर रहे हैं, रिजल्ट दैट
डिज़र्व डेलिब्रेशन, यानी कि बात की गई है कि कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये सारी बातें साइंटिफिकली एविडेंस के आधार पर ली गई हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस रिसर्च में बताया गया है। लेकिन वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसा है? प्रोग्रेसिव नहीं है, एक तरीके से रिग्रेसिव है। यानी कि पॉलिटिक्स अभी ऐसी हो गई है कि बस जो नेता हैं वो अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जनता को कैसे भुनाना है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनका एक कंसर्न जो है, जो सभी डायमेंशन में होना चाहिए, बीट वो पॉवर्टी हो, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो अच्छा एजुकेशन हो, चाहे वो अच्छा एनवायरनमेंट हो, इन सभी को लेकर के साथ में चलने वाला पॉलिटिकल अप्रोच अभी दिखाई नहीं देता है, ऐसा रिसर्च में बात की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें क्या बात की जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि ये 17 गोल्स हैं क्या क्या, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, बाकी एडिटोरियल में और कुछ खास चीज़ें मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 17 गोल्स। ठीक है, याद रखिएगा कब आया था ये, 2015 में। और क्या है इसका नाम? तो एजेंडा 2030। ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इसमें बात दरअसल ये की गई थी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अभी जो विकसित हो रही हैं, उनको ठीक करना है। उनके जो बहुत सारे समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी भूखमरी से रिलेटेड हो, उसको ठीक करना है। और उसमें हेल्प कौन करेगा? डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर विकसित जो भी देश हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, वो इसमें क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। नॉर्वे, स्वीडन जैसी कंट्रियाँ जो हैं वो क्या हैं? ऑलरेडी इस सारे जो भी चीज़ें हैं, जो भी गोल्स हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो 17 गोल्स हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? नो पॉवर्टी। तो यहाँ पर गरीबी के बारे में बात की जा रही है कि एसडीजी फर्स्ट जो है, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक जो है जो 17 गोल्स में, उसमें पहले ही नंबर पे आता है पॉवर्टी। यानी कि नो पॉवर्टी, यानी कि कोई भी विश्व में कोई भी कंट्री, वहाँ पर गरीबी नहीं रहनी चाहिए। एसडीजी गोल 1 बात करता है। ठीक है, एसडीजी गोल 2 में क्या है? एसडीजी गोल 2 में है ज़ीरो हंगर, यानी कि कोई भी भूख से भूखा नहीं रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको दिन भर काम करने के बाद या दिन भर भटकने के बाद भी खाना ना मिले और भूखे पेट ही उसको सोना पड़े। मीन्स कि एसडीजी 1 में सबसे पहले गरीबी को हटाने की बात की गई है। एसडीजी 2 में बात की गई है ज़ीरो हंगर, यानी कि भूखमरी को हटाने की। एसडीजी 3 किसके बारे में बात करता है? गरीबी हट गई, भूखमरी हट गई। अगर कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, उसको खाना ठीक ठाक मिल रहा है, तो क्या होगा? उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो एसडीजी 3 जो है वो बात करता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की, यानी कि जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए और जो इंसान है वो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो भी मेजर्स है वो एसडीजी 3 के तहत लिए जाते हैं। ठीक है, चौथी बात कहाँ पर आती है? एजुकेशन की। अगर मेरे को गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याएं नहीं है, मुझे अगर मैंने उस चीज़ से पार पा लिया है, अगर कोई व्यक्ति है जो कि गरीबी से निकल गया है, वो भूखमरी से निकल गया है, उसकी हेल्थ ठीक ठाक है, तो फिर वो किसके ऊपर ध्यान देगा? एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगा। तो इसीलिए एसडीजी 4 जो बात करता है वो बात करता है एजुकेशन की। आपको ये सारी चीज़ें रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जल्दी याद होंगी। अदरवाइज 17 गोल है, हौच पौच हो जाएगा और कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन से गोल में किसके बारे में बात की गई है। लेकिन अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि सबसे पहले बात की गई है गरीबी की। गरीबी जब ख़त्म होती है, पैसा आता है, तो इंसान खाने की व्यवस्था करता है। जब खाना मिलता है प्रॉपर इंसान को, तो हेल्थ उसकी अच्छी हो जाती है। और जब हेल्थ उसकी ठीक ठाक रहती है, तब फिर वो सोचता है कि चलो अब पढ़ लिख लिया जाए, थोड़ा सा कुछ काम धंधा मिल जाए। ठीक है, तो यही बात की गई है एसडीजी 1 to 4 में। एसडीजी 5 कहाँ पर बात करता है? जेंडर इक्वालिटी की। जो बोलते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होते, तो जब पेट भर जाता है, एजुकेशन मिल जाती है, तब हमको हमारे अधिकारों के बारे में पता चलता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि जेंडर इक्वालिटी की जब बात आती है तो वो एसडीजी 5 में है। ठीक है, उसके बाद अगला जो एसडीजी है क्या है? एसडीजी 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पर बात की जाती है कि सभी को साफ़ पानी मिले, और पानी से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अगर पानी गंदा है, उसमें केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो एसडीजी 6 बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। एसडीजी 7 क्या बात करता है? अफोर्डेबल क्लीन जो एनर्जी है उसके बारे में बात करता है। तो एसडीजी 7 को याद रखिएगा। एसडीजी 8 क्या बात करता है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि एक कार्य क्षेत्र डिसेंट होना चाहिए, गरिमापूर्ण वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। तो एसडीजी 8 इसके बारे में बात करता है। एसडीजी 9 जो है वो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एसडीजी 10 में बात की जाती है किसके बारे में? आपकी बात की जाती है एसडीजी 10 किसके बारे में बात करता है? एसडीजी 10 बात करता है रिड्यूस
इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो एक तो SDG 5 जेंडर इक्वालिटी और रिड्यूस इनइक्वालिटी, दोनों को याद रख सकते हैं। 5 × 2 कर लीजिएगा तो 5 और 10 दोनों में इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पर बात की जा रही है जनरल इक्वालिटी हो यानी कि समानता हो, और यहाँ पर बात की जा रही है रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को ख़त्म करना, चाहे वो जेंडर के लिहाज से हो, चाहे वो अमीरी गरीबी से रिलेटेड हो, हर जगह पर क्या करना है, इनइक्वालिटी को, असमानता को ख़त्म करना है। ये SDG 10 बात करता है। SDG 11 में क्या बात की गई है, सस्टेनेबल सिटीज़ की बात की गई है। अभी जो हम मॉडल सिटीज़ बनाते हैं उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर बारिश अच्छे से आए तो पानी पूरा उसको मिले, साथ के साथ में अगर रूफ टॉप है, कोई छत है, वहाँ पर हम सोलर सिस्टम लगा देते हैं सो दैट वहाँ से हमको एनर्जी मिल सके। तो इस तरीके के सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में कहाँ पर बात की गई है, SDG 11 में। उसके बाद में SDG 12 में बात की गई है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भी कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है किसी भी रिसोर्सेज का, किसी भी चीज़ का, वो एक जिम्मेदारी के साथ करे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहता है। जिम्मेदारी के साथ कहने का मतलब है कि हम आज भी यूज़ करें और कल के लिए भी हम बचा के रखें। तो ये जो है SDG 12 बात करता है। उसके बाद SDG 13 में क्या है, SDG 13 बात करता है क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। जलवायु से रिलेटेड जितने भी हम इस समय में मेजर्स ले रहे हैं वो सब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 में मेंशन है ये सारी चीज़ें कि हमें क्या करना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मेजर्स लेने हैं। उसके बाद में बात की जाती है 14 की, तो लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समंदर के अंदर या फिर नदी झीलों में जो भी चीज़ें हैं, जो भी जीव हैं, उनको किस तरीके से बचा कर रखना है, इसके बारे में बात करता है SDG 14। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, अब हम पहले समंदर को देख लिया, उसके बाद ज़मीन पे जो लोग हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो, उनको किस तरीके से लेकर के चलना है, उनके लिए किस तरीके से बेटर पॉलिसीज़ बनानी है, ये बात करता है SDG 15, ठीक है। उसके बाद में SDG 16 किसके बारे में बात करता है, पीस जस्टिस के बारे में बात करता है, यानी कि शांति होनी चाहिए समाज में, न्याय व्यवस्था अच्छे से रहनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो SDG है वो है SDG 16। SDG 17 क्या बात करता है, SDG 17 बात करता है कि ये जो बाकी 16 जितने भी गोल हमने ले रखे हैं उसको क्या होना चाहिए, उसके बीच में एक पार्टनरशिप होनी चाहिए और सभी देशों को मिल करके अच्छे से इस दिशा में काम करना चाहिए। सभी देशों को, सभी गवर्नमेंट को, सभी इंस्टीट्यूशंस को मिल करके ये जो बाकी 16 जो गोल्स हैं उसको प्राप्त करना चाहिए। ये बात कहाँ पे की गई है, SDG 17 में। तो ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तरफ आपको SDG नंबर्स दिए जाएंगे, दूसरी तरफ उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो दिया जाएगा और मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आपको 2-3 बार इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। अगर बार बार आप इसको देखेंगे 2-4 बार तो आपको बहुत सारे इसमें से गोल्स हैं, इंपॉर्टेंट गोल्स जो हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था SDG से रिलेटेड उसको हमने यहाँ पर देख लिया। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में अभी रिलेशन इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, किस फील्ड में, डिफेंस इंडस्ट्री के फील्ड में। तो अभी जो इंडोनेशिया के मिनिस्टर हमारे यहाँ आए हुए हैं उन्होंने DRDO को भी घूमा, DRDO का जायज़ा लिया। उसके बाद वो L&T भी गए, यानी कि लार्सन एंड जो टर्बो जो कंपनी है उसके पास भी गए और यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके बारे में उन्होंने देखा। और फार जो होगा भविष्य में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इस तरीके का डिफेंस के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन होने जा रहा है। तो हम यहाँ पर भारत इंडोनेशिया के संबंधों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंध की शुरुआत कहाँ से हुई है। पहली बात तो इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में आता है और आसियान कंट्रीज़ में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, वो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया अपने आप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आसियान जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है, व्यापारिक भागीदार है कौन, इंडोनेशिया। किसके लिए, भारत के लिए। राजनीतिक संबंधों की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर जो भी एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के समर्थक हैं वो क्या हैं, 19 सारी समिट हुई थी और 1955 में एक बांगडुंग सम्मेलन हुआ और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। तो वहाँ से इन दोनों देशों के बीच में संबंधों के बारे में थोड़ी सी क्या हुई, एक मेजर लिए गए, एक तरीके से डेवलपमेंट्स होने शुरू हुए, ठीक है। 1995 का बांगडुंग सम्मेलन याद रखिएगा और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन, ठीक है। उसमें भी इंडोनेशिया और भारत दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फिर 1991 में क्या हुआ, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, यानी कि पूर्व
पूर्व की तरफ देखो जो पॉलिसी थी उसके तहत क्या हुआ, इन देशों के साथ में हमने अपने बायलैटरल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडोनेशिया भी आता है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने 1991 में क्या किया, इंडोनेशिया के साथ में द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना शुरू किया। अभी इंडोनेशिया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मेंबर कंट्री के रूप में है, चाहे वो G20 बात हो, चाहे वो पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन हो, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में हो, यहाँ पर हम हर जगह पे लगभग इंडोनेशिया के साथ में साझाकरण करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। तो इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक संबंधों की बात की जाए तो आप हिंदू बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखेंगे इंडिया में तो है ही, इंडोनेशिया में भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया के संबंध जो है वो वाणिज्य क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, चाहे अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे हैं। अभी डिफेंस के क्षेत्र में भी हम कोलैबोरेट करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है और क्या फ़ायदे इन फ्यूचर हमको होने वाले हैं इंडो और इंडोनेशिया और इंडिया के रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, अगली ये जो न्यूज़ है इंडियाज़ प्रेस फ्रीडम स्कोर के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अगर हम रैंक वाइज बात करें तो 2023 में रैंक थी इंडिया की 161 और 2024 में रैंक आई है 159। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम पिछले बार से तो 2 रैंक सुधरा ही है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि रैंक जो है वो डिक्लाइन हो गई है। रैंक ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है जो कि ये पूरी सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, साथ के साथ में RSF जो है ये भी क्या करती है, एक तरीके से इनके साथ में हेल्प करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस तरीके के डाटा लाने में। तो इन्होंने ये बात करी है कि भले नंबर वाइज देखा जाए तो जो इंडिया की रैंक थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, 2 रैंक वो ऊपर आ गया है, लेकिन अगर आप वास्तविक स्थिति देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। और ये रैंक इम्प्रूव सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं ऑल ओवर वो कम हो गई हैं। लगभग 180 कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो कंट्रीज़ की संख्या कम हो गई होगी, इस वजह से वो खिसक खिसक के यहाँ पर क्या हो गया है, रैंक जो है वो 159 आ गई है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया में जो फ्रीडम है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो बहुत अच्छी नहीं है। ये पूरा टॉपिक आपको आर्टिकल 19(1) का जब ए आता है तो वहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये क्या बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और वहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता है और साथ के साथ में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है और साथ के साथ में ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी एक तरीके का थ्रेट है। अगर इंडिया को जो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जननी बोला जा रहा है और वहाँ पर जो 4 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, उसमें जो मीडिया है या प्रेस है उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर ये मीडिया और ये प्रेस जो है वो अच्छे से फ्रीली काम नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। इसलिए ये जो हम टॉपिक है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, साथ के साथ में रैंक से क्वेश्चन बनते हैं कि क्या रैंक रही है। तो याद रखिएगा 2023 में जो रैंक थी वो कितनी थी, 161। 2024 में जो रैंक है वो आई है 159। ठीक है, और ये लेकर कौन आता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको ले करके आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो 5 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन होता है, तो हम एक बारी ये जो पूरा इंडेक्स आता है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वहाँ पर प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाला एक तरीके का इंडेक्स है और इस बार जो इंडेक्स है भारत उसमें 159th पोजीशन पे है। मैंने पहले ही बता दिया, पिछले साल 180 देशों में भारत की रैंकिंग 161 थी, ये भी बात हो गई है। और यहाँ पर क्या होता है, पत्रकारों की स्वतंत्रता कितनी है, वो कितने फ्रीली जो है कोई भी न्यूज़ को क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर पा रहे हैं, वो उसको दिखा पा रहे हैं जनता तक, और उनके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर कितना कम है या ज़्यादा है इसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, 5 जो पैरामीटर्स हैं कौन कौन से हैं। जो पहली बात तो है कि पॉलिटिकल क्या संदर्भ है, राजनीतिक संदर्भ को देखा जाता है। उसके बाद कानूनी ढांचा कैसा है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, रिपोर्टर्स के साथ में कुछ गलत होता है तो फिर वहाँ पर हमारे जो लॉस किस तरीके के बनाए हैं। उसके बाद आर्थिक संदर्भों में देखा जाता है। चौथा जो पैरामीटर है वो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का, और दूसरा है 5वां पैरामीटर है सिक्योरिटी का। तो कई बारी आपसे इन पैरामीटर से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। इन 5 पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग कंट्रीज़ में प्रेस की क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है,
ज़ीरो से लेकर के 100 तक का क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, एक स्केल होता है जिसके ऊपर में स्कोर दिया जाता है। और जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है यानी कि उस देश की स्थिति क्या होती जाती है, थोड़ी सी ख़राब होती जाती है। लगभग हमेशा ही नॉर्वे और स्वीडन जैसी कंट्रियाँ टॉप 1 और 2 में होती हैं। वहाँ पर जो है चाहे वो प्रेस की बात हो, चाहे वो हैप्पीनेस की बात हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी इंडेक्स आता है, नॉर्वे स्वीडन जैसी कंट्रियाँ ही क्या होती हैं, टॉप पे होती है। भारत की स्थिति हमें पता रखनी है, क्या है, 159। ठीक है, तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स। क्लास थोड़ी लेट हुई बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए आई होप यू ऑल विल डोंट माइंड। और कल हम मिलेंगे, संडे है, तो जो संडे है वो हम उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल का सेशन हम बनाएंगे और हम कल जो है PYQ वगैरह डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में जो हमारी कल की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी, हाइलाइट्स होंगे, उसको भी देखेंगे और हम PYQ भी कल डिस्कस करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।